हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपीज पॉइंट। आज है दिनांक 3 जुलाई 2020 और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करिए। आप लोगों को एक और सूचना देनी है कि मैंने जून महीने की जो करंट अफेयर्स है उसे अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और अपने जो रिव्यूज़ हैं उसको जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि ये रहा। रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 109 जोड़ी, बी 119 जोड़ी रूट पे, सी 139 जोड़ी रूट पे, डी 149 जोड़ी रूट पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 109 जोड़ी रूट पे ट्रेनों को चलाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके थ्रू रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है, जिसको RFQ भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? RFQ। जी हाँ, RFQ। सरकार का कहना है कि इससे रेलवे में निवेश बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, हमें इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा, या तो लेट लतीफ़ी ट्रेनों की, या तो ट्रेनों में जो है जैसे हमको बहुत सारी कमियां मिलती हैं, टॉयलेट साफ़ नहीं होते हैं, ट्रेनें टाइम से नहीं चलती हैं, सीट फटे या टूटे रहते हैं। तो अगर हमको ये सब अनदेखी करनी है तो कुछ ना कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। सरकार हर चीज़ नहीं देख सकती। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि जो पैसेंजर हैं उनको अच्छी क्वालिटी के जो हैं फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा सके, इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन जो है सरकार उस पर ज़्यादा जोर दे रही है। इसके लिए पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया हुआ है। कितने क्लस्टर में? 12 क्लस्टर में। इन्हीं 12 क्लस्टरों में 109 जोड़ी रूट पे ये प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। रेलवे के अनुसार हर ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे होंगे। हर ट्रेन में कितने डिब्बे होंगे? जी हाँ, 16 डिब्बे। कितने? 16 डिब्बे लगाए जाएंगे। कितने? 16 डिब्बे। और ये जो ट्रेनें हैं इनकी अधिकतम जो रफ्तार होगी वो होगी 160। कितनी? 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये निजी ट्रेनें चलेंगी। और करीब 150 जो ये निजी ट्रेनें हैं, मतलब द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार 109 रूटों पे इन्हें 150 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाई जाएंगी। इससे रेलवे की जो उम्मीद है वो काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि इसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कितने? 30,000 करोड़ रुपए का जो है इसमें निवेश होगा। क्या आपको पता है कि जो पहली जो प्राइवेट ट्रेन थी वो कौन सी है, कब शुरू हुई थी? जी हाँ, IRCTC को ये चलाने के लिए मौका दिया गया था और माना जा रहा है कि इसके थ्रू प्राइवेट कंपनियों को एक मॉडल दिखाना जो है वो रेलवे कंपनी जो है चाह रही है कि प्राइवेट कंपनियां भी आएँ और हमारे रेलवे प्राधिकरण में निवेश करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 2। कोरोना से लड़ने के प्रयासों हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए के विनोद सिन्हा, बी के शैलजा, सी नरेंद्र मोदी, डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी के शैलजा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को, किसको? केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा को राज्य को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। और शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल जो राज्य है हमारा, वो भारत का ऐसा पहला राज्य है जो कोरोना वायरस मामले में सबसे सामने जो था प्रदर्शित हुआ था कि यहीं पे पहला कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाया गया था। राज्य में कोरोना मामले के ग्राफ को नियंत्रण करने में काफ़ी सफल रहा है ये हमारा जो राज्य है केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न संख्या 3। BET बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैटी पेरी, बी बेयोंसे, सी प्रीति नोजेल, डी रोविन डोनाल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी बेयोंसे। जी हाँ, बेट
2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से बेयोंसे को सम्मानित किया गया। ये जो बेट अवार्ड है एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। हमें याद रखना है कि ये जो बेट अवार्ड है वो किनको देता है? अफ्रीकी अमेरिकी मूल के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो संगीत में, अभिनय में और खेल या मनोरंजन में अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको ये बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका ने रक्षा उपकरणों और तकनीकियों के निर्यात से किसे प्रतिबंधित कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी भारत, सी हांगकांग, डी ईरान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, हांगकांग। चीन के हांगकांग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाए जाने की घोषणा के बाद जानते ही हैं कि वहाँ पे बवाल मचा हुआ है हांगकांग में, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वहाँ पे लाया गया है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकी मूल अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकी के निर्यात पर अमेरिका ने रोक लगा दी है कि हम हांगकांग में इस तरह की कोई भी चीज़ों का निर्यात नहीं करेंगे। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, कौन है? माइक पोम्पियो ने 30 जून को ये जो है सूचना दी थी। हांगकांग की स्वायत्तता छीनने की वजह से यह कदम भी उठाया गया है। दरअसल जो हांगकांग है वो लंबे समय तक ब्रिटेन के पास क्या था? एक उपनिवेश था। 23 साल पहले, यानी कब? 23 साल पहले यानी 1 जुलाई 1997, 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया था। कब सौंपा था? 1 जुलाई 1997 को हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। किसने सौंप दिया था? ब्रिटेन ने। और शर्त क्या थी? कि वह इसका स्वायत्तता बनी रहेगी, ठीक है, यानी वो उस पर अपना आधिपत्य जमाया रहेगा और जो भी इसकी ज़रूरतें हैं वो उसको एक तरह से चीन, अब जो हांगकांग था अब वो चीन का उपनिवेश बन गया था, चीन के हाथों में चला गया था और उसकी जो देखभाल थी वो चीन को सौंपी गई थी। एक देश दो प्रणाली वाली सुविधा इसमें लागू कर दी गई थी। लेकिन हाल ही में चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास कर दिया है। इससे हांगकांग के कानून का हिस्सा बना दिया गया है। 1 जून की रात 11 बजे से नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है हांगकांग में। इसके तहत वहाँ पे बहुत सारा तोड़फोड़, आतंकवादी गतिविधि, विदेशी देश के साथ टकराव पर अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास की हो सकती है। अगर आप चीन के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं, देश विरोधी नारे या देश विरोधी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो उस पर आपको आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। इसकी वजह से एक देश दो विधान का सिद्धांत अब समाप्त हो गया है। सुरक्षा कानून लागू होने के बाद हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो है सड़क पे आ गए थे, तोड़फोड़ की, आगजनी की और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए 30 जून को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आप सभी जानते हैं कि खेलों में अधिकतर एस्टेरॉयड जो है लेके प्लेयर्स खेलते हैं, जो कि प्रतिबंधित है गेम्स में यूज़ करना। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, गलती से यहाँ पे डी लिख दिया गया है, नाडा ऐप, ऑप्शन बी खेलो इंडिया, सी भ्रष्टाचार हटाओ ऐप, डी डोप टेस्ट ऐप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, नाडा ऐप। जी हाँ, नाडा जिसको बोलते हैं NADA, N फॉर नेशनल, A फॉर एंटी, D फॉर डोपिंग, A फॉर एजेंसी। जी हाँ, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जिसे नाडा भी कहते हैं, इस मोबाइल ऐप को किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। यह ऐप नाडा और खिलाड़ियों के बीच सेतु का काम करेगा। ऐप से खेल के बारे में जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी और ये जो ऐप है खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की भी जानकारी इनको देता रहेगा कि कौन सी दवाइयाँ, कभी कभी जाने अनजाने में भी जो प्लेयर्स हैं वो कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं जो कि प्रतिबंधित होती हैं खेल नियमों के अनुसार। इससे नाडा द्वारा निषिद्ध पदार्थों और दवाओं की जो डिटेल्स हैं इनको मिलती ही रहेगी, जिससे एथलीटों को चोटिल होने पर सही दवाओं को लेने में मदद होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 6। इंडियन एयरफोर्स ने टिड्डी दल से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं MI-17, B MI-25, E MI-26, D चेतक।
जी हाँ, आपके ऑप्शंस ये रहे और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए MI17। जी हाँ, भारत में टिड्डी दल का इसी साल दूसरा हमला हो चुका है। हाल ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट मऊ में भी इसका प्रकोप देखा गया है। यह कई राज्यों तक पहुंच चुका है। इससे खाद्य संकट की आशंका होने लगी है क्योंकि ये फसल को चौपट कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी सिफारिश की है केंद्र सरकार से। और इन्हें रोकने के लिए कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक जो छिड़काव है उसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जो कि नाकाफ़ी रहा है। और भारत जो था वो पहला देश भी बना था जो टिड्डियों को ड्रोन से कंट्रोल कर रहा था। अब इंडियन फोर्स की मदद ली गई है और इस जो मदद ले जाने रहे हैं उसमें MI17 नाम के हेलीकॉप्टर से लिया जा रहा है और उस हेलीकॉप्टर में फेरबदल करके उसमें कीटनाशक छिड़कने वाली मशीन जो है वो लगाई गई हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न इस प्रकार है, विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 29 जून, बी 30 जून, सी 1 जुलाई, डी 2 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 2 जुलाई। जी हाँ, UFO जिसको बोलते हैं अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे 2 जुलाई को मनाया जाता है। UFO के होने या न होने की वजह से बीते साल 2001 से वर्ल्ड UFO डे मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 2 जुलाई को। इसका जो मकसद है वो दुनिया भर में UFO और एलियंस की मौजूदगी पर बहस हो और सार्वजनिक तौर पर रिसर्च किए जाएं। और इस पर कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं, भारत में भी बनी हैं और विदेशों में भी बहुत सारी मशहूर फिल्में बनी हुई हैं। और ये जो जानते हैं आप, आसमान में जो दिखाई देने वाली ऐसी कोई भी चीज़ जिसको इंसान नहीं बनाया है वो स्वतः ही अज्ञात है, उसे ही हम क्या कहते हैं? UFO बोलते हैं। जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उन्हें UFO बोलते हैं। और यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका इसके लिए काफ़ी संदिग्ध देश रहा है। जी हाँ, 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इसे UFO नाम दिया था। किसने नाम दिया था? यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स ने इस जो ऑब्जेक्ट हैं अनआइडेंटिफाइंग को UFO नाम दिया था, जिससे इसका रिकॉर्ड रखा जा सके और बाद में रिव्यू भी किया जा सके। 1940 टू 1950 के दशक में इन्हें आमतौर पर फ्लाइंग डिस्क भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्लाइंग डिस्क भी। और सभी एक मूवी भी आई थी एरिया 51, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। ये अमेरिका से ही संबंधित है। कुछ साल पहले तक अमेरिकी ऐसी किसी भी जगह को होने का जो था वजूद मतलब नहीं मानते थे कि नहीं अमेरिका में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन 2013 में इससे ज़रूरी दस्तावेज़ों को प्रदर्शित किया गया है कि हाँ जो एरिया 51 है वो है। और इस एरिया 51 में ये जो UFO से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं या जो रिसर्च हैं वो किए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 8। G4 स्वाइन फ्लू वायरस किस देश में पाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी इटली, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जी हाँ, कोरोना को देने वाला, विश्व में महामारी फैलाने वाला, विश्व में सबकी नाक में दम करने वाला हमारा चीन। ऑप्शन ए, जी हाँ, G4 स्वाइन फ्लू वायरस चीन में पाया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि नए स्वाइन फ्लू का संक्रमण अगर कोरोना महामारी के दौरान फैल गया तो दुनिया जल्द ही एक मुसीबत से जूझती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल क्यों नहीं जूझेगी। इस नए स्वाइन फ्लू का नाम दिया गया है G4 और चीन के वैज्ञानिकों ने इसे खोजने के लिए साल 2011 से 2018 तक, कब से? 2011 से 2018 तक जो है रिसर्च किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान वैज्ञानिकों ने चीन के 10 राज्यों से 30,000 सूअरों के नाक से जो स्वैब है उसको लिया और उसकी जांच में पता चला कि चीन में 179 कितने तरह के 179 तरह के स्वाइन फ्लू हैं। कहाँ पे? चीन में। कितने तरह के? 179 तरह के स्वाइन फ्लू हैं। इन सभी स्वाइन फ्लू में से G4 को अलग किया गया है और पाया गया है कि ज़्यादातर सूअर इसी से संक्रमित है। तो अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थों से काफ़ी लगाव रहते हैं तो दूरी बनाए रखिए और स्वाइन फ्लू से बचे रहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 9वां।
किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत बायोटेक इंडिया, बी इप्का लैबोरेटरीज, सी जाइड्स कैडिला, डी वॉलेस फार्मास्यूटिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए भारत बायोटेक इंडिया। जी हाँ, यह एक हैदराबाद की फार्मा कंपनी है और इसका जो ट्रायल था इसी महीने शुरू हुआ है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CDSCO बोलते हैं, CDSCO। जी हाँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहले और दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल जो है वो शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं? डॉक्टर कृष्णा एल्ला। डॉक्टर कृष्णा एल्ला, जी हाँ, डॉक्टर कृष्णा एल्ला इसके जनरल डायरेक्टर हैं। और इसमें ये जो दवा है इसमें डेड वायरस का यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो है वायरस वो मृत है, ऐसे वायरस निष्क्रिय होते हैं। इसकी वजह से शरीर एक एंटीबॉडी रिएक्शन करता है और एंटीबॉडी बनाता है, और यह मानकर कि यह वायरस आ चुका है, चूँकि यह डेड वायरस होता है इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं है, ये एकदम बिल्कुल सेफ़ है। भारत में ये दवा या वैक्सीन के प्रयोग और मार्केट में मरीजों के लिए लाने से पहले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम CDSCO बोलते हैं, किसी भी टाइम परमिशन दे सकता है, ले सकता है। इससे चीफ है इनका कहना है कि ड्रग कंट्रोल जनरल जो दवा है वो लेवल 1 और लेवल 2 के ट्रायल के लिए अनुमानित कर दी गई है। इस ट्रायल में देखा गया है कि मनुष्यों पर इस वैक्सीन का कितना असर हो रहा है और कितना नुकसान होगा, उसके बाद ये दवा जो है वो मार्केट में आएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न इस प्रकार है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सितंबर 2020 तक, बी अक्टूबर 2020 तक, सी नवंबर 2020 तक, डी दिसंबर 2020 तक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी नवंबर 2020 तक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो भाषण था 30 जून का, उसमें इसको संबोधित किया था और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार जो है नवंबर 2020 तक कर दिया गया है, जिसके तहत 90,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च होंगे। कितने? 90,000 करोड़ रुपए जो होंगे अलग से खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत करीब 80 करोड़, कितने? 80 करोड़ परिवार यानी लोगों को जो है हर महीने 5 किलो गेहूँ, कितने? 5 किलो गेहूँ या चावल, उसके बाद प्लस 1 किलो चना भी दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 11वां। के वेणुगोपाल को दोबारा भारत का अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 साल के लिए, बी 2 साल के लिए, सी 6 माह के लिए, डी 9 माह के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 साल के लिए। जी हाँ, 29 जून को उन्हें फिर दोबारा नियुक्त किया गया है 1 साल के लिए, और उनका जो 3 वर्षीय कार्यकाल था वो 30 जून को ही समाप्त होने वाला था, और उसी दौरान इनको प्रमोट भी कर दिया गया है अगले 1 साल के लिए। के वेणुगोपाल ने बतौर अटॉर्नी जनरल 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था? मुकुल रोहतगी का। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, इसका यही काम होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी भारत सरकार के खिलाफ जो मामले होते हैं वो उनकी देखरेख करता है और सरकार का पक्ष रखता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाम याद रखना है के वेणुगोपाल। 12वां प्रश्न आपका इस प्रकार है, किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। जी हाँ, भारत का पहला कवक पार्क, जिसे लाइकेन पार्क भी कहते हैं, उत्तराखंड के किस जिले में है? पिथौरागढ़। किस जिले में? पिथौरागढ़।
और उसमें जो कुमाऊँ है जिसको बोलते हैं, उसके मुनस्यारी में स्थित है। कहाँ पे? मुनस्यारी, इससे बढ़िया तो आप सुन ही लेंगे, मुनस्यारी में है। और 27 जून को यह पार्क जो था आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और उत्तराखंड जो वन विभाग है उसी ने इस पार्क को डेवलप किया है। ये जो कवक है, ये जो लाइकेन है, ये एक वनस्पति है जो पेड़ों के तनों, दीवारों और चट्टानों पे पाया जाता है। यह कई रंग का भी हो सकता है। और यह जो लाइकेन है ये पृथ्वी पे सबसे जो मतलब ज़्यादा पुरानी चीज़ें जो हैं जो पृथ्वी पे आई थी उनमें से एक है लाइकेन। ये प्रायः जो है अंटार्कटिका, टुंड्रा, गर्म शुष्क रेतीले मैदान, चट्टानों, यहाँ तक कि लाइकेन को चट्टानों का फूल भी कहा जाता है। अब ये जो पार्क है उसमें करीब 80 से ज़्यादा कवक की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन्हें जो हैदराबाद की जो बिरयानी होती है ना, इसमें भी लाइकेन को डाल देता है, जो कि जो लाइकेन है उसका स्वाद जो है वो काफ़ी बढ़ा देता है। लाइकेन से कई सारे फ़ायदे भी हैं। ये जो लाइकेन है वो प्रदूषण की सबसे ज़्यादा क्या है, एक स्रोत दर्शक है, मतलब कि ये प्रदूषण स्तर को भी बताते हैं। कवक की जो दुनिया भर में है करीब 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से करीब 2,714 प्रजातियां तो अपने भारत में ही पाई जाती हैं, और उसमें से भी 600 जो प्रजातियां हैं वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। चले जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 13वां। दक्षिण अफ्रीकी देश मलावी, जिसको मलावी बोलते हैं, कि नए राष्ट्रपति कौन है, किन को नियुक्त किया गया है, किन का इलेक्शन हुआ है। आपकी ऑप्शंस हैं जॉर्ज पीटरसन, बी लॉजर मैकार्थी चकवेरा, सी माइकल मोर्ट, डी एल्बर्ट चैडविक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी लाजर मैकार्थी चकवेरा। जी हाँ, मलावी में जो न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद फिर से दोबारा जो है राष्ट्रपति चुनाव कराए गए, जिसमें दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इससे पूर्व में नासालैंड कहा जाता था, और वहीं पे जाके इस दोबारा जो चुनाव हुए उसमें लाजर मैकार्थी चकवेरा को वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। जो मलावी की राजधानी है वो है लिलोग्वे। क्या है? लिलोग्वे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में आईसीसी अंतरिम चेयरमैन किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए शशांक मनोहर, बी इमरान ख्वाजा, सी सौरव गांगुली, डी इयान डेस्टर्न। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी इमरान ख्वाजा। जी हाँ, शशांक मनोहर जो अभी हाल ही में इस अपने पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने, और उनकी जगह पे इमरान ख्वाजा को अंतरिम चेयरमैन, यानी जब तक बोर्ड जो है इसका सिलेक्शन न करे तब तक के लिए इमरान ख्वाजा को इसका चेयरमैन घोषित किया गया है। और ये जो शशांक मनोहर हैं, इन्होंने ये जो पदवी है चेयरमैन की वो 2015 में संभाली थी, और ये अब तक संभालते रहे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आखिरी प्रश्न। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 5वें, बी 6वें, सी 7वें, डी 8वें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं वो अपने कैरियर का 700वां गोल करने के बाद वो 7वें खिलाड़ी बन गए हैं जो अब तक की 700 गोल या उससे अधिक बनाए हैं। उन्होंने स्पेनिश लॉ लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी पर गोल करके यह रिकॉर्ड बनाया है, जबकि मेसी ने 862 मैच में यह रिकॉर्ड, और रोनाल्डो ने 974 मैचों में ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो लिस्ट है इनके कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक ये 700 गोल पार किए हैं, उसकी जो लिस्ट है ये आपके सामने है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर तो जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।